कल के आगे प्रोसीड कर रहे हैं। W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा पढ़ा था आपने। आप नोटिस करो थीटा की जो वैल्यू है अगर 0 और 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो 0 के इक्वल भी हो, तो इसमें कौन कौन से एंगल आगे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 89.9, ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, W पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि है ना किस केस में W पॉजिटिव होगा, तो आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरह से अगर थीटा की जो वैल्यू है, हालांकि मैं आपको बताऊँ, यहाँ लिख तो रहा हूँ मैं, 90 से ग्रेटर 270 से लेस है। हालांकि जो मैक्सिमम एंगल होता है ना वो 180 तक ही जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं। ये जितने एंगल होंगे ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे जिसमें कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो W भी नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव वर्क का मतलब होता है कि फोर्स इस तरह से लगा होगा कि वो मोशन के एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, या अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन इसने दिया, एक ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है, 20 न्यूटन का फोर्स में लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन 4 न्यूटन दिया हुआ है। वो कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बाय फ्रिक्शन, कितनी देर में, 10 सेकंड में, मास 4 के। तो बच्चों हम लोग धोखा खा जाते हैं इसमें, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्क मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को इक्वेशन लगानी पड़ेगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें u वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर में t गिवन है, a चाहिए। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एफ इजिकल टू एम ए लगा के सॉल्व करते हैं, भूल जाते हैं ये भी तो लग रहा है फोर्स। तो याद करो जो कनेक्टेड बॉडीज़ में हमने सीखा था, एफ माइनस एफ इजिकल टू एम ई से ए कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट लिया। अब आ जाते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, W1 इजिकल टू एफ एस कॉस 0। कारण है कि आपका फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, तो एंगल दोनों 0 डिग्री हो गया। सॉल्व। फ्रिक्शन में क्या होगा, आप नोटिस करो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आगे की तरफ है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट है, यानी एंगल होगा 180, तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। आया नहीं? और टोटल वर्क कहेंगे दोनों को जोड़ दो, लेकिन इस वैल्यू को माइनस में रखना, 3200 आ जाएगा। अगर हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखें वर्क की, तो जैसे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है ना, तो उसमें एम के यूनिट अगर हम देख रहे हैं तो एम के यूनिट में यहाँ से दिख रहा है न्यूटन मीटर आएगा, कारण है कॉस थीटा की तो यूनिट होती है, और इसी को हम जूल कह देते हैं। अगर इस यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो न्यूटन को लिखा था, याद करो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये आएगा। इन द सेम वे CGS में 9 सेंटीमीटर की आर्क्स आएगा, फंडामेंटल में करेंगे बिल्कुल ऐसे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जितने भी ऊपर वाली यूनिट्स हैं सारी एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। अगर ग्रेविटेशन यूनिट्स कहेंगे तो आपको मालूम है फोर्स की यूनिट थी KGF या KG वेट इंटू एम, और लगा देंगे मीटर। और आपको ये भी मालूम था 1 kg फोर्स या 1 kg वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 G की वैल्यू है, इसलिए 1 kg फोर्स मीटर इज इक्वल टू इसकी जगह 9.8 न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं तो 9.8 G। ठीक है, ऐसे ही ग्राम फोर्स वाला आ जाएगा CGS वाला, इसमें G की वैल्यू 980 आ जाएगी, तो वो 980 आर्क्स आ जाएगा। और ये रिलेशन आपको मालूम है वर्क इज इक्वल टू -7 जूल होता है। डायमेंशंस निकालोगे तो फोर्स ये ना, जैसे ML_T-2 हो गई, ये होगी इसकी L0 होती है, तो ML/T-2, कोई डाउट नहीं, कोई मुश्किल नहीं इसमें, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन ही हैं, आपको जो प्रॉब्लम है वो सीखनी है। मान लिया हम आपको क्वेश्चन ये दे दें कि एक ब्लॉक है, उस पर ये फोर्स लगा, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.1 गिवन है between the block and surface, a force of 20 newtons is अपने एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट फिर वही है जो भी हम कर रहे थे, फिगर बना ली हमने, फोर्स के कंपोनेंट सॉल्व किए, इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा, है ना, एन इधर है ही mg, इधर फ्रिक्शन इधर। तो बच्चों देखो सबसे पहले में फ्रिक्शन ही निकालना होगा, और मैंने आपको सिखाया था फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू एन याद रखना, आप फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू एन याद रखना और कुछ नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे वही कहेंगे एन इज इक्वल टू mg, गलत। यहाँ पर इक्वेशन देखो ना, n प्लस एम साइन 60, n प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल टू mg होगा, n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.7 आएगी। ये इक्वेशन बनी हुई ना, देखो यहाँ से चेक कर दिया होगा, वैल्यू रख दी मैंने, 2.7 आ जाएगी, 68 आएगी, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। फ्रिक्शन होगा म्यू 0.1, 2.7 इतना आ गया। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, देखो एफ कॉस 60 माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देख रहे हो, पहले वाला ही क्वेश्चन नहीं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था वही है ये रहा, इसमें सारा फोर्स हॉरिजॉन्टल था, यहाँ इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल था,
ये करके मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया और एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रखकर मैं एस निकाल लूँगा। अब W1 को इसको हटा देता हूँ, एफ एस कॉस 60 सॉल्व करके निकाल देंगे। फ्रिक्शन ने कितना किया, 180 वर्क कर देंगे और टोटल वर्क प्लस करके आ जाएगा। अब इसमें एक बात आती है कि जो फोर्स आप लगा रहे थे एफ एस कॉस थीटा में, तो आप एफ की वैल्यू को कांस्टेंट लेकर चल रहे थे, ये मानते हुए कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है ना, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। इनका कहना फोर्स अगर वेरिएबल हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, ये डिस्प्लेसमेंट एस हो गया इसका, लेकिन इस पोजीशन से इस पोजीशन में अलग अलग पोजीशन में फोर्स अलग अलग है। अब वो कहते हैं ये वर्क निकालो, तो वर्क में एफ एस कॉस थीटा में एस भी क्लियर है, थीटा भी क्लियर है, बट एफ कितना लूँ मैं, यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग। उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट एनी इंस्टेंट फोर्स एफ है। एक जब फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए 10 न्यूटन था, 11 हुआ, 12 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, तो किसी मोमेंट पर 15 है ना जो, उसे पकड़ लो आप, उसका नाम एफ रख दिया। तो वर्क डन हम निकाल देंगे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। आपको मालूम है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा कि जिसको हम सोच भी नहीं पाते, और इतनी डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू निकालेंगे पहले, एफ डी एस कॉस थीटा स्मॉल वर्क, ये इसको ऐसे लिख दो, और टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दो बस, एफ डी एस कॉस थीटा लिमिट पी से क्यू, जहाँ से जहाँ मूव करा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे लिख दो। अब क्वेश्चन में देखो ना जैसे लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर अ फोर्स ऑफ एस इक्वल टू एफ 5 + 3x न्यूटन, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट एस इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5। ये आगे देखो, फोर्स की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, यानी कि वेरिएबल फोर्स है। एकदम से इसे देख के मैं समझ जाऊंगा कि बिकॉज f इज़ वेरिएबल एज इट डिपेंड्स अपॉन x, सो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। cos 0 कैसे पता लगा, फोर्स भी x डायरेक्शन में और मूवमेंट भी x डायरेक्शन में। गलती से मैंने यहाँ y लिखा होता तो ये 90 आ जाता, और 90 आते ही वर्क 0 हो जाता। अब देखो मैंने फोर्स की वैल्यू रखी है, लिमिट लगा दी 2 से 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस फैक्टर को मैं इंटीग्रेट करूँगा। ये जो फैक्टर है इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन आपको सबको आता है, इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं बनेगा। ये अलग अलग कर दिया मैंने, 5dx 3x dx, 5dx का 5 तो अलग कर दो, dx का x होता है, ये लिमिट है, और x का x²/2 तो ये लिमिट है। सॉल्व करके आंसर निकाल का बस, बाकी तो रख ही लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अगर ये क्वेश्चन दे दे, है ना, अंडर अ फोर्स ऑफ दिस वन अ बॉडी डिस्प्लेस 4 मीटर इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके थे डॉट प्रोडक्ट में। फिर भी एक बार देखो, फोर्स आपका वेक्टर फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे ऐसे 4 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा 4i कैप, एफ डॉट एस करो, एंड यू नो दैट आई का डॉट आई से ही होगा, तो 4i डॉट 4i, बाकी तो 0 हो जाते हैं ना, 16i², इसकी वैल्यू 1 होगी, 16 जो रिमेनिंग आप कर ही लोगे। अब यहाँ इसने क्वेश्चन को बदल दिया, इसने कहा बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2x² + 3, कैलकुलेट वर्क डन, है ना, ये दे दिया। अब इसने क्या किया, पिछले क्वेश्चन से चेंज किया, फोर्स नहीं दिया, है ना, वेरिएबल फोर्स दिया था ना मैंने, और ये दिया था मैंने 2 से 5, इस बार ये चेंज किया कि इसने फोर्स नहीं दिया, बट इस वेलोसिटी को मैं देख रहा हूँ ये x के साथ बदल रही है, और जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन तो फोर्स होगा। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि v इज इक्वल टू दिया ना मैं, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt करके, लिखा, इसको अलग अलग लिख दिया, ये 2 तो अलग कर दिया, और x² का 2x, लेकिन आप देखो वेरिएबल और जिसके रेस्पेक्ट में करने अलग अलग है ना दोनों, तो ये dx/dt भी आएगा, और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, v, और v की वैल्यू जो हमें गिवन है वो यहाँ प्लेस कर दी मैंने, तो एक ही इक्वेशन बन गई। नाउ f इज इक्वल टू m, a की वैल्यू प्लेस करो, तो देखो वो f की इक्वेशन जो पिछले क्वेश्चन में आपको दी थी 5 + 3x, वो तुम्हें बनानी पड़ गई। इसने क्या किया, v दिया, v से तुमने एक्सेलरेशन निकाला। बच्चों ध्यान रखना कि 2x² में 2 तो ये रहा, x² को 2x किया, लेकिन dx/dt लिखना ज़रूरी है, फिर वो v लिखा जाएगा और v की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर आपकी इक्वेशन ये बनेगी f इज इक्वल टू ma करके, फिर आप f निकालेंगे, और जैसे ही f आपको मिलेगा उसके बाद w करने के लिए इक्वेशन मालूम नहीं, फिर f रखेंगे, दोनों टर्म अलग अलग करेंगे, x³ x 4/4, x का x²/2, जो ये कांस्टेंट इन्हें बाहर निकालो, लिमिट लगा दो, सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। डन।